नमस्कार, स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपको आगे बताएंगे कि आज दिन भर बाजार का ट्रेड सेटअप कैसा रहा, कौन कौन से स्टॉक्स में दिन भर एक्शन रहा, ये एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और दिन के दौरान कौन से स्टॉक्स में एक्शन दिखा और खबरें कौन कौन सी अहम आई, इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक अपडेट ले लेते हैं। और आज हमने देखा कि सेंसेक्स में रिकॉर्ड स्तर लगे, 63,588 का नया रिकॉर्ड स्तर सेंसेक्स में तो बना, लेकिन बैंक निफ्टी आज चूक गया और करीब 30 अंक नीचे अपने रिकॉर्ड लेवल से यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। उतार चढ़ाव आज दिन भर बना रहा। सेंसेक्स में बीच में गिरावट भी आई, लेकिन फिर क्लोजिंग के दौरान 2 बजे के बाद हमने देखा कि एक शानदार रिकवरी दिखी और लग रहा था कि निफ्टी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड लेवल्स को टच कर देगा, लेकिन कुछ अंक पीछे रह गया। अब कल का इंतजार रहेगा, हो सकता है निफ्टी रिकॉर्ड लेवल से बंद हो, लेकिन इंतजार ज्यादा दूर नहीं है, बट थोड़ा समय यहाँ पर लग सकता है निफ्टी में। वहीं बैंक निफ्टी में हमने देखा कि 90 अंकों की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी के टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो आज तेजी थी पावर ग्रिड में करीब 3.5% की। एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी और एचडीएफसी लिमिटेड, इन दोनों ही स्टॉक से आज सपोर्ट मिल रहा था निफ्टी को। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स और टेक महिंद्रा, टीसीएस भी अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा था। तो आज आईटी शेयरों की तरफ से अच्छा कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की बात करें तो कमजोरी थी आज मेटल स्टॉक्स में। जेएसडब्ल्यू स्टील 2% नीचे, हिंडाल्को में 2% की गिरावट थी। डीवीज लैब, एमएनएम और आईटीसी में भी कमजोरी देखने को मिली। अगर इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे हम तो आज सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन का काम कर रहे थे वो थे पावर और एनर्जी स्टॉक्स, और आईटी शेयरों से भी सपोर्ट था। वहीं मेटल, एफएमसीजी और रियल्टी शेयरों ने आज बाजार में दबाव बनाने का काम किया। लेकिन एक्शन आज भरपूर था कुछ मिड कैप काउंटर्स में भी, और आज हमने देखा कि शानदार तेजी कुछ मिड कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रही थी और अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास, माफ कीजिएगा, आज मिड कैप इंडेक्स में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली और रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार करता हुआ नजर आया। मिड कैप में अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो पॉलीकैब, एयू स्मॉल फाइनेंस, कमिंस और अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स आज कमजोर थे। वहीं चढ़ने वाले शेयरों में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ल्यूपिन में आज खबर थी कंपनी की एक ड्रग को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई, उसके बाद 4% की शानदार तेजी यहां पर देखने को मिली। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ऊपर था और लिंडे इंडिया भी आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। तो हम देख रहे थे कि आज केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम था। एथर इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स आज चल रहे थे और यहाँ पर कंपनी के क्यूआईपी जुटाने की खबर थी, इस वजह से यहाँ पर भी अच्छी मजबूती चल रही थी। कुछ और एक्शन वाले स्टॉक्स की बात करें तो आज वापस से श्रीराम फाइनेंस में अच्छी मजबूती देखने को मिली। अब जो हिस्सा बिक्री का हैंगओवर बना हुआ था वो खत्म हो चुका है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी यहाँ पर बनी हुई है। जी एंटरटेनमेंट में भी आज के दिन रिकवरी देखने को मिली और 4% ऊपर था। सुब्रोस आज दूसरे दिन चला ये स्टॉक और आज भी करीब 14-15% की तेजी देखने को मिली है। कल जो खबर आई कि हर ट्रक में एसी अब अनिवार्य होगी, उसको कर दिया जाएगा, उसके वजह से हम देख रहे थे कि सुब्रोस में लगातार एक तेजी बनी हुई है। और मिड कैप स्पेस में आज ब्लू डार्ट जैसे स्टॉक्स भी चल रहे थे। मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट बढ़ाकर अब 8,000 का ऊपर का वो देख रहे हैं, उसके चलते ब्लू डार्ट जैसे स्टॉक्स भी आज अच्छी तेजी दिखा रहे थे। तो ये कुछ खबरों वाले शेयर थे जिनमें कि आज हमने एक्शन देखा। तो ओवरऑल बात करें तो बाजार उतार चढ़ाव के बीच अपने रिकॉर्ड लेवल के पास क्लोजिंग बाजार में देखने को मिली है। अब इंतजार है कि जल्द ही निफ्टी में भी रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हमने मनाया। तो इस मौके पर हमने काफ़ी सारे एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने पोर्टफोलियो को मजबूत रखने के लिए भी कुछ शेयर्स आज के लिए बताए और क्या थे वो स्टॉक्स, ये भी हम आपको एक एक करके बता देते हैं। हमारी जिंदगी में योग बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा पसंदीदा योग है प्राणायाम। प्राणायाम देखा जाए तो आसान भी है, मुश्किल भी। आसान तो आप जानते ही हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन नहीं है, पर मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपको अपनी सांसों पे काबू करना है। कहते हैं ना, जो अपनी इंद्रियों पे काबू कर लेता है वो दुनिया जीत लेता है। तो शेयर बाजार के ट्रेडर को शेयर बाजार की जंग को जीतना है तो बिल्कुल प्राणायाम करना चाहिए फॉर सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। खैर, मेरे ईटी नाउ के दर्शकों के लिए मैं लाया हूँ स्पेशल स्टॉक जो रखेगा उनके पोर्टफोलियो को फिट। स्टॉक का नाम है आरईसी लिमिटेड, जिसे 160 में बाय किया जा सकता है।
130 का रहेगा स्टॉप लॉस और 190 से 250 का रहेगा टारगेट। योग हमारे जीवन में बेहद जरूरी है। हर एक इंसान का सपना होता है उसको हेल्दी और वेल्दी होना होता है। जब आप योगा करोगे तो आप हमेशा क्या रहोगे, हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, और आप जब शेयर बाजार में इन्वेस्ट करोगे तो आप डेफिनेटली क्या बनोगे, वेल्दी बनोगे। तो आज मैं हमारे 89 के दर्शकों के लिए एक स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आप वहां पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो भी क्या हो सकता है, फिट हो सकता है। एनएचपीसी काउंटर में हमें क्या करना है, निवेश करना है। एनएचपीसी में अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 42 रुपीज के आसपास। एनएचपीसी का जो रेट है अभी 46 रुपीज के आसपास चल रहा है। 46 से लेके 42 इस रेंज में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना है। 37 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। पहला टारगेट जो होगा वो 60 रुपीज का होगा और सेकेंड टारगेट 80 रुपीज का होगा। तो चलते हैं, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ के ऊपर भी फोकस करते हैं। योग हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मेरा पसंदीदा योगा है सूर्य नमस्कार, क्योंकि इस एक योग से हम काफ़ी सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। जैसे कि हम वेट लॉस कर सकते हैं, मसल्स को मजबूती मिलती है और स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी फायदेमंद है। और अब 89 स्वदेश के दर्शकों के लिए पोर्टफोलियो को फिट करने वाला मैं एक शेयर आपके साथ शेयर करूँगा। उसका नाम है LNTFH। अगर हम इसको मिड टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो इसमें टारगेट आपको 150 रुपये का देखने को मिलेगा और इसमें एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 90 रुपये। बिल्कुल, तो ये थे कुछ आकर्षक स्टॉक आइडियाज जो हमारे एक्सपर्ट आपको सुझा रहे थे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब वापस से रुख करते हैं मार्केट का। और आज काफ़ी सारी अहम खबरें भी आई हैं। जी एंटरटेनमेंट से जुड़ी भी कुछ खबरें आई थी जिसकी वजह से हमने स्टॉक में तेजी देखी। जी एंटरटेनमेंट पर सेबी के अंतरिम आदेश के बाद जी सोनी मर्जर को लेकर आई खबरों पर सोनी पिक्चर्स ने सफाई दी है। आइए आपको सुनवा देते हैं। पूरी डिटेल्स लेकर अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। जी हाँ, जी सोनी मर्जर को लेके जो कई अहम सवाल थे वहाँ पर सोनी एंटरटेनमेंट का ज़रूर एक बयान आया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम सेबी का जो इंटरिम ऑर्डर है और उसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं। इनफैक्ट जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो उनको मॉनिटर कर रहे हैं। आपको हम याद दिला दें कि सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया था सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के खिलाफ, जिसमें उनको किसी भी लिस्टेड कंपनी में कोई भी की मैनेजरियल पोजीशन होल्ड करने से रोका गया था। इस ऑर्डर के खिलाफ सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका कोर्ट चले गए थे, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की थी और जहां पर अभी भी सुनवाई जारी है। जो अगली सुनवाई इस मैटर में है वो मंडे को होनी है, लेकिन अभी तक जो आर्गुमेंट्स हुए हैं वहां पर जी ने अपनी तरफ से यही केस पेश किया है कि सेबी के जो ऑर्डर है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि हमें कोई हियरिंग का मौका नहीं दिया गया और बिना सुने ही इस तरीके का इन्वेस्टिगेटिव ऑर्डर पास कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इसका जो टोटल फॉल आउट है वो जी सोनी मर्जर को लेके कैसा होता है, क्योंकि इस पूरे मामले पे एनसीएलटी की फाइनल मोहर बाकी है और वहां पर भी सुनवाई 22 जून को होनी है और साथ ही साथ सैट की भी सुनवाई 22 जून को है। तो अभी तक के जो सोनी का बयान है उसमें उन्होंने साफ तौर पर नहीं बोला है कि वो जी और सोनी मर्जर को लेके गो अहेड करेंगे या नहीं, लेकिन ये जरूर बोला है कि वो उस पर नजर रखेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकुर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब बात करते हैं लुपिन की, और लुपिन के स्टॉक में भी आज शानदार तेजी देखने को मिल रही थी। वजह क्या है ये बताने के लिए सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि बताइए। जी हाँ, एक बड़ी खबर लुपिन की तरफ से आती हुई, जहां पे फाइनली उनको जी स्पिरिवा के ड्रग का अप्रूवल मिल चुका है यूएस एफडीए की तरफ से। और ये एक बड़ा ड्रग था क्योंकि इससे जो आय आएगी कंपनी में वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट मानी जा रही है। कई समय से इंतज़ार था कि लुपिन इस दवा का अप्रूवल पा सकती है और उम्मीद से पहले आता हुआ दिखा है अप्रूवल, पहली बात। और दूसरी बात, जहाँ पे कंपनी आने वाले 3 साल तक यूएस मार्केट में एक लौती जेनेरिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगी और
और कोई भी कंपटीशन उसको आते हुए नहीं दिखेगा। इसके अलावा अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये काफ़ी हाई ग्रॉस मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, तो इनकी ओवरऑल आय में भी इसका हिस्सा काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब एंटीक का मानना है कि आने वाले साल में FY24 में इसका कंट्रीब्यूशन करीब $35 मिलियन तक रह सकता है, जो कि 287 करोड़ के आसपास है। पर FY25 में जब पूरे साल हम इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो वहां पे करीब 750 करोड़ से भी ज़्यादा का आय जो है इस पर्टिकुलर ड्रग से आ सकता है, जो कि $95 मिलियन है। इसके अलावा वो ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि ओवरऑल अर्निंग्स भी ड्राइव होती हुई दिखेंगी और FY25 में अगर इनकी कुल आय का हिस्सा देखें तो 20% हिस्सा जो है केवल इस ड्रग से ही आ सकता है, ऐसा एंटीक का मानना है। ये बेहद पॉजिटिव खबर लुपिन के लिए, और जी हाँ, स्टॉक में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज एक और स्टॉक फोकस में था, वो था श्रीराम फाइनेंस का, और यहाँ पर पिरामिड एंटरप्राइजेज के हिस्सेदारी बेचने की खबर के बाद शानदार तेजी देखने को मिली। और क्या ट्रिगर्स थे कंपनी के तेजी के पीछे, ये बताने के लिए हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए। जी हाँ, तो पिरामल एंटरप्राइजेज लार्जली इसलिए बज़ हो रहा है क्योंकि श्रीराम फाइनेंस में उनका जो ब्लॉक डील हुआ है वो एक पॉजिटिव है उनके लिए। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि लार्जली वैल्यूएशंस फैक्टर इन करता है 20 to 25% होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट, जो कि श्रीराम फाइनेंस का जो वैल्यूएशन था, जो मार्केट वैल्यू था जो ऑफ होल्डिंग पिरामल एंटरप्राइजेज में, जब वैल्यू करते हैं तब 20 to 25% डिस्काउंट फैक्टर करके फिर वैल्यू करते हैं पिरामल एंटरप्राइजेज को। अब जो कि ये स्टेक सेल हो चुका है तो ये एक 20-25% वैल्यूएशन गैप वो ब्रिज हो जाता है, तो ये पर्टिकुलर वैल्यूएशन चला जाता है 20-25% डिस्काउंट, जिसके वजह से एक पॉजिटिव आ जाता है स्टॉक पे। ये प्ले आउट होते नज़र आ रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात है जो कैपिटल एडिक्वेसी है पिरामल एंटरप्राइजेस की अराउंड 31% की, अब बढ़ के ये 35% पे आ जाएगा, तो ये और एक पॉजिटिव है क्योंकि एक ग्रोथ लीवर मिलता है जब कैपिटल एडिक्वेसी काफ़ी कंफर्टेबल हो। तो पिरामल एंटरप्राइजेस जो कि 15% ग्रो होने की अपेक्षा है FY24 ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, अब एक कंफर्टेबल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे ग्रो होने की अपेक्षा है पिरामल एंटरप्राइजेस की। ये एक दूसरा पॉजिटिव आ रहा है। तीसरा पॉजिटिव है कि पिरामल एंटरप्राइजेस श्रीराम इंश्योरेंस आर्म्स में भी उनका एक इंटरेस्ट है, जो कि 3000 करोड़ के आसपास उनका वैल्यूएशन है। अब जो कि एक विलिंगनेस है डाइवेस्टमेंट करने का, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो इंश्योरेंस आर्म्स में जो उनका इंटरेस्ट है वो भी वो ओपननेस के साथ उनको एक डाइवेस्टमेंट करने की अपेक्षा होगी आगे जाके, तो 3000 करोड़ का वो भी पॉसिबल फंडिंग आ सकता है। चौथा है कि जो वैल्यूएशंस इटसेल्फ देखते हैं तो पिरामल एंटरप्राइज अराउंड 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड होता है। जब हम छोला को देखें तो 5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड होता है। बजाज फाइनेंस 6+ टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड होता है। जब हम फॉर एग्जांपल श्रीराम फाइनेंस को देखें तो 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड होता है। तो ये ऑलरेडी एक 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे एक डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक वैल्यू अनलॉकिंग आ रही है पिरामल एंटरप्राइज। बिल्कुल, तो ये कुछ वजह थी जिसके कारण हमने देखा कि पिरामिड एंटरप्राइजेस में आज तेजी थी। इसके अलावा आज एक और स्मॉल कैप स्टॉक फोकस में था, वो था ब्लू डार्ट। आज हमने वहाँ पर 7% की तेज़ी देखी और यहाँ पर रिपोर्ट आई मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, जिसमें कि उन्होंने लक्ष्य बढ़ा दिया, खरीदारी की दर बरकरार रखी और लक्ष्य बढ़ाकर 8040 का दिया। पहले उनका लक्ष्य 6190 का था, वो बढ़ाकर 1040 का दिया। और इसके पीछे वजह ये थी कि ETF की कीमतों में जो गिरावट आई उसका असर दिखेगा कंपनी के मार्जिन्स पर, और मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी के जो कुल लागत है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो ETF का आता है। तो ETF के प्राइस में जब कमी आएगी तो कंपनी के मार्जिन में भी सुधार होगा। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कंपनी ने कुछ एक्सपेंशन भी किया है। अब 2 नए जो एयरक्राफ्ट हैं वो ऐड किए हैं और उनका जो फोकस है वो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ पर रहेगा। तो इन शहरों पर धीरे धीरे वो एक्सपेंशन करेगी, जिसके कारण कंपनी के वॉल्यूम्स में भी सुधार देखने को मिलेगा। और माना जा रहा है कि FY23-25 के बीच जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें सालाना 12% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आए थे रिपोर्ट में
एक तो मार्जिन में सुधार की बात की गई, उसके बाद जो एक्सपेंशन के प्लान्स हैं कंपनी के, उसके चलते वॉल्यूम्स में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो इस कारण हमने देखा कि अर्निंग ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस अच्छे लग रहे हैं और उन्होंने टारगेट बढ़ा दिया। और जो ये दो कुछ कारण थे जिसके वजह से आज हम देख रहे थे कि ब्लू डार्ट के स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। और पिछले एक महीने में भी अगर हम देखें तो ब्लू डार्ट का स्टॉक करीब 17 से 18% की तेजी दिखा चुका है, यानी कि अगर पॉइंट वाइज देखेंगे तो करीब 1000 पॉइंट्स की तेजी ब्लू डार्ट में केवल एक महीने में देखने को मिल चुकी है। और आज भी इस खबर के चलते शानदार तेजी देखने को मिली और आगे भी ये तेजी जारी रह सकती है। तो ये थी ब्लू डार्ट में तेजी की वजह। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं एविएशन सेक्टर पर। इस बीच इंडिगो के बाद अब एयर इंडिया ने भी 470 जहाजों का ऑर्डर दे दिया है। ऑर्डर से ग्रोथ पर कितना असर पड़ेगा बता रहे हैं समीर दीक्षित। समीर बताइए। भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए जाहिर तौर पे काफी एक्साइटिंग समय चल रहा है, क्योंकि लगातार जो एयरलाइंस है वो बड़े एयरक्राफ्ट ऑर्डर प्लेस कर रही हैं। पहले इंडिगो ने 500 हवाई जहाज का एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया और अब एयर इंडिया ने भी अनाउंसमेंट किया है कि 470 हवाई जहाज, जिसमें एयरबस और बोइंग के हवाई जहाज शामिल है, इसका ऑर्डर फॉर्मली प्लेस कर दिया गया है। फरवरी में अनाउंसमेंट एयर इंडिया की तरफ से पहले ही कर दी गई थी और अभी जो है वो परचेज एग्रीमेंट पेरिस एयर शो के साइडलाइंस पे वो परचेज एग्रीमेंट भी साइन हो गया है। और अगर आप 470 एयरक्राफ्ट ऑर्डर का कंपोजिशन देखें तो वो साफ तौर पे एयर इंडिया की ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी नजर आ रही है। मसलन जो 470 एयरक्राफ्ट ऑर्डर प्लेस किया गया, इसमें 34 एयरबस A350-1000 शामिल है, इसमें 6 A350-900 शामिल है, इसमें 20 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर शामिल है, जबकि 10 बोइंग 777 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट शामिल है। इसके अलावा 140 एयरबस A320 नियो, 70 एयरबस A321 नियो और 190 बोइंग 737 मैक्स नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट शामिल है। तो नैरो बॉडी और वाइड बॉडी का जिस तरीके का कंपोजिशन एयर इंडिया ने अपनाया है, ये साफ दर्शा रहा है कि आने वाले समय में एयर इंडिया ये स्ट्रेटेजी लेकर के चल रही है कि वो डोमेस्टिक रीजनल कनेक्टिविटी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखे, जबकि इंटरनेशनल फ्रंट के लिए भी उसने सिग्निफिकेंट ऑर्डर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट का प्लेस किया हुआ है। बोइंग हवाई जहाज का ऑर्डर अगर आप देखें तो उसमें 220 हवाई जहाज का ऑर्डर शामिल है, लेकिन 70 और हवाई जहाज का स्पेस रखा हुआ है, यानी कि 70 और हवाई जहाज का ऑर्डर एयर इंडिया प्लेस कर सकती है। जो क्वांटम है डील का वो लगभग $70 बिलियन का है, जैसा लिस्ट प्राइस में शामिल है। लेकिन एयर इंडिया को लगता है कि ये उनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर प्लेसमेंट है। और ऐसा ही स्टेटमेंट एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एयर इंडिया का ये जो ऐतिहासिक ऑर्डर है, ये एयर इंडिया की ग्रोथ स्ट्रेटेजी और आने वाले समय में जो सफलता एयर इंडिया को मिलेगी उसको दर्शाता है। अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं, हाल में इंडिगो ने भी 500 हवाई जहाज का एयरबस के साथ में करार किया, परचेज एग्रीमेंट साइन किया। 500 हवाई जहाज और साल के 2035 के अंत तक इंडिगो के पास 1000 से ज्यादा हवाई जहाज होंगे। आकाशा एयर की इसी साल के अंत तक एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर प्लेस करने की तैयारी कर रहा है, लगातार उसकी बातचीत बोइंग और एयरबस के साथ चल रही है। तो अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो ये जाहिर तौर पे एयरलाइंस का और तमाम स्टेक होल्डर्स का इंडियन एविएशन सेक्टर में जो ग्रोथ है उसको दर्शाता है। और यही वजह है कि इस अपॉर्चुनिटी को हर स्टेक होल्डर इस वक्त भुनाने की कोशिश कर रहा है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ वो अपने आक्रामक कदम उठा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।